हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। क्या चल रहा है, पढ़ाई वगैरह किस तरह चल रही है आपकी। तो कल जो सवाल मैंने लास्ट में आपको घर के लिए छोड़ा था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो उस सवाल को आज अपन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसमें अनुपात समानुपात का ये जो चीज थी, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी देर में हिरण 3 छलांगे लगा लेता है। यदि हिरण की एक छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो तो हिरण का और खरगोश का चालों का अनुपात आपको बताना है। ठीक है ना। तो मैं आपको बता चुका हूं, 2 जानकारियां इसमें दी थी कि जितनी देर में 5 छलांग लगा रहा है खरगोश उतनी देर में हिरण 3 लगा पाता है। और लेकिन जो दूरी चली गई है हिरण की, जो एक छलांग में जो दूरी चली गई है वो खरगोश की 3 छलांगों के बराबर है। तो यहां पे आपको तुलना करना पड़ेगा कि अगर मैं बात कर लेता हूं जितनी देर में, समय को हमने समान कर दिया तो जो चालों का अनुपात होगा वो वही होगा जो दूरियों का अनुपात होगा। तो हम यहाँ पे दूरियों का अनुपात निकालने जा रहे हैं। ठीक है। तो दूरियों का अनुपात, तो अगर मान लेते हैं 5 छलांग यदि खरगोश ने लगाई और 3 छलांगे किसने लगाई, हिरण ने, 3 छलांगे हिरण ने लगाई। ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं लिख देता हूं, ये किसका जानकारी है, छलांग की। ठीक है। हिरण 3 छलांग, खरगोश 5 छलांग। तो एक छलांग, अब खरगोश की छलांग की दूरी कम है तो हम खरगोश की छलांग की दूरी के पदों में दोनों छलांगों का मान निकालेंगे। ठीक है। यानी कि यहां पर खरगोश की 5 छलांग को 5 छलांग ही बोल रहे हैं अपन, लेकिन हिरण की एक छलांग जो है वो खरगोश की 3 छलांगों के बराबर दूरी तय करती है। तो हिरण की 3 छलांग जो होंगी वो खरगोश की कितनी छलांगों के बराबर हो जाएंगी, देख लो आप यहां से। एक छलांग 3 छलांग के बराबर है, तो यहां पे 3 छलांग कितनी हो जाएंगी, एक छलांग 3 छलांग के बराबर है, तो 3 छलांग तो नाम की 9 छलांगों के बराबर हो जाएगी। ठीक है। 9 छलांगों के बराबर की दूरी तय करेगी। और ये ऑलरेडी अपन पहले कह चुके हैं कि इसकी छलांग 5 ही रहेंगी। तो ये अंतिम अनुपात हमारे पास 5 और 9 और 5 का ये दूरी का अनुपात आ जाएगा हमारे पास। तो ये दूरी का अनुपात ही आपका, चाल का अनुपात भी यही होगा, यानी कि यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ लीजिए आप, 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 बच्चे किसी काम को 4,300 रुपए में पूरा करते हैं। ठीक है। इनकी कुल मजदूरी कितनी मिली है, इनको 4,300 रुपए कुल मजदूरी के रुपए मिले हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 5, 4 और 2 हो। ठीक है। यानी कि ये जो अकेले कितनी मजदूरी या कितनी मेहनत कर सकते हैं वो कार्य दिया हुआ है एक व्यक्ति का। ठीक है ना। यहाँ पे एक पुरुष का, एक महिला का और एक बच्चे का, ठीक है, जो कार्य है वो व्यक्तिगत कार्य दिया हुआ है, कार्य का अनुपात है। तो महिलाओं द्वारा प्राप्त की गई कुल मजदूरी राशि कितनी है, तो महिलाओं को कितना पैसा कुल राशि का मिला। ठीक है। कुल जितनी महिलाएं सबको मिलाकर के कितनी राशि मिलेगी आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले समझ लीजिए, जो जितना ज्यादा कार्य करेगा उसको उतनी ही मजदूरी मिलेगी। ठीक है ना। यानी कि मजदूरी को कार्य के सीधे सीधे समानुपाती मानेंगे। ठीक है। जितना ज्यादा कार्य है उतनी ज्यादा मजदूरी। तो यहाँ पे कार्य है जो एक पुरुष का, एक महिला का और एक बच्चे का दिया है, उसमें संख्या भी महत्व रखती है क्योंकि संख्या ज्यादा है, 3 एक की जगह। तो एक का यदि 5 है, एक का कार्य अगर 5 है, 5 यूनिट मान लेता हूं मैं, इनको मान लेता हूं कि इकाई है, 5 इकाई, 4 इकाई और 2 इकाई। तो एक पुरुष का कार्य कितना हो गया, 5 इकाई। तो 3 पुरुषों का कितना हो गया, 5 तिया 15 इकाई। ठीक है। इसी प्रकार से एक महिला का कितना कार्य है, 4 यूनिट, 4 इकाई। तो 4 महिलाओं का कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 इकाई। ठीक है। इसी प्रकार एक बच्चे का काम कितना है, 2 इकाई। तो 6 बच्चों का काम कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 इकाई। तो ये जो अनुपात आएगा कार्य का वो आएगा 15 इकाई अनुपात 16 इकाई अनुपात 12 इकाई। ठीक है। तो अब ये महिलाओं का बीच वाला अनुपात महिलाओं का है, तो हमको महिलाओं की मजदूरी निकालनी है। तो आप जानते हो महिलाओं को मिली मजदूरी क्या होगी आपकी, मैं लिख देता हूं इसमें, महिलाओं की कुल जो मजदूरी होगी, सभी महिलाओं को जो मिलकर मिलेगी
कुल मजदूरी वो होगी महिलाओं का अनुपात बटा कुल अनुपात। कुल कितना हो जाएगा 15 प्लस 16 प्लस 12 गुणा कुल धनराशि 4300। सरल करेंगे 16 बटा 15 और 15 30 और 1 31 और 10 41 और 2 43, ठीक है, गुणा 4300। तो यहां से कट कर दीजिए आप, 100 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 1600 रुपए ये मजदूरी महिलाओं को मिलेगी। ठीक है, ये सवाल आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन इस प्रकार है, 126 रुपए प्रति किलो की चाय, ठीक है, 126 रुपए प्रति किलो की चाय, 135 रुपए प्रति किलो की चाय और एक तीसरे अन्य प्रकार की चाय को इस अनुपात में मिलाया गया है, 1:1:2, यानी कि 1 किलो अगर इसमें लेते हैं तो 1 किलो दूसरी चाय और 2 किलो तीसरी प्रकार की चाय के अनुपात में मिलाया गया हो, तो मिश्रण का मूल्य 153 रुपए प्रति किलो बन रहा है। तो तीसरे प्रकार की चाय का भाव आपको बताना है, यानी कि कितने रुपए प्रति किलो का भाव इसका होगा। तो अपन उसी अनुपात में मान लेते हैं कि 1 किलो और 2 किलो हमने बनाया, तो आप लिख सकते हैं उसको कि 126 रुपए प्रति किलो के भाव से 1 किलो चाय कितने की होगी 126 गुणा 1। इसके अलावा 135 रुपए प्रति किलो के भाव की चाय 1 किलो कितने की होगी 135 गुणा 1, प्लस मान लेते हैं तीसरे प्रकार की चाय किस भाव की है, मान लेते हैं तीसरे प्रकार की चाय जो हमारी है, तीसरी चाय का भाव क्या है x रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो यहां पे x गुणा कितने लिए हमने 2 किलो लिए, तो x रुपए प्रति किलो गुणा 2 किलो, ये कुल मिला के आपका कुल मूल्य हो जाएगा इस चाय का। ठीक है ना, कुल मिश्रण का मूल्य हो जाएगा। जबकि प्रश्न के अनुसार जो मिश्रण का मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है 153 रुपए प्रति किलो, और ये कितने किलो टोटल मिश्रण है 1 किलो और 2 किलो, यानी कि 4 किलो। तो आप जोड़ सकते हो 1 + 1 + 2, ये मिश्रण हो गया और इसका भाव ये आ रहा है। तो प्रश्न के अनुसार तो ये मूल्य बन रहा है और हमारे अनुसार ये मूल्य बन रहा है। इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर x आ जाएगा। ठीक है ना, भाव तो 126, इसको हल करते हैं, 126 + 135 + 2x बराबर 4 गुणा 153। ठीक है, अब अपन इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1, 6 और 2, 261 + 2x बराबर ये हो जाएगा 12 हासिल 1, 5 चौक 20, 21 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, ये हो जाएगा ना आपका, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, ये हो जाएगा 4 तिया 12 हासिल 1, 5 चौका 20 और 1 21, 2, 4 एकम 4 5 6। ठीक है, तो 612, अगर 2x का मान हो जाएगा 612 - 261। ठीक है, बता दीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, फिर इसमें 11 में से 6 गए तो आपके 5 और ये बचेगा यहाँ पे 5 में से 2 गए 3, 351 बटा, तो x का मान आ जाएगा 351 बटा 2। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा इतना रुपए प्रति किलो का भाव आपका इस चाय का होगा। ठीक है, कितना है ये 175 रुपए प्रति 175.50 रुपए प्रति 175 रुपए 50 पैसे रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये भाव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाए। ठीक है ना, तो यहां पे आपको ध्यान से इस चीज को समझ लेना है, सोना पानी के मुकाबले 19 गुना बताया है और तांबा जो है पानी के मुकाबले 9 गुना बताया है। तो किस अनुपात में इनको मिलाएं, तो पहले ही मान लो, आप शुरू से ही मान सकते हैं क्योंकि इसमें अनुपात ही निकालना है, तो अनुपात मान लेते हैं, माना x:1 में इनको हम मिलाते हैं। ठीक है, x:1 में इनको मिलाते हैं, किसको, सोने को और तांबे को। ठीक है ना, क्योंकि सबकी तुलना पानी से हुई है, तो मिश्र धातु पहली और पहली धातु और दूसरी धातु को मिलाकर के मिश्रण धातु बना रहे हैं।
x अनुपात 1 में हम इनको क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो मिश्रण x अनुपात 1 ले लिया हमने, तो इसको आपको 19 गुना पानी से भारी है। तो आप सोने की बात करें, सोना और पानी का जो अनुपात होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, सॉरी ये हो जाएगा आपका सोना और तांबा, सोना और तांबा का जो अनुपात आना चाहिए वो इस तरह से आएगा। 19 गुना भारी है, लेकिन कितने भाग लिए हैं इसमें से हमने, x भाग लिए हैं, तो कितना हो जाएगा 19 गुणा x, ठीक है, इसका भार हो जाएगा। और यहां पर तांबे का जो मात्रा आएगी वो कैसे आएगी, तांबा पानी से कितना 9 गुना भारी है, 9 गुना भारी है। तो तांबे के कितने हिस्से लिए हमने, एक हिस्सा लिया है, ठीक है। ये जो नया अनुपात आया मिश्रण का, ये प्रश्न के अनुसार कितना होना चाहिए, क्योंकि हमारी कुल मात्रा कितनी है, x प्लस 1, ठीक है। कुल मात्रा कितनी है आपकी, x भाग सोने में से और 1 भाग तांबे में से, कुल मात्रा हो गई x प्लस 1। और ये मिश्रण कितने गुना भारी है, यानी कि 15 गुना, तो ये कुल भार इसका आ जाएगा मिश्रण का, ठीक है ना। तो प्रश्न के अनुसार मिश्रण का भार ये आ रहा है और हमारे अनुसार मिश्रण का भार ये आ रहा है। तो इन दोनों को बराबर करने पे हमारा x का मान आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। 19x बराबर, सॉरी ये आपका इसमें 15x प्लस, इसको अपन प्लस करेंगे क्योंकि ये भार और ये भार मिलाकर के ये भार बनेगा। तो 19x प्लस 9 बराबर 15x प्लस 15, ठीक है। अब आप x के पदों का पक्षांतरण कर लें, छोटे वाले x के पदों का, और इसी प्रकार छोटी संख्याओं का उधर पक्षांतरण कर दें। तो 19x माइनस 15x बराबर 15 माइनस 9, ठीक है। 15 माइनस 9 कितने होते हैं, 6, ठीक है, सही है ना। तो ये हो जाएगा आपका 19 माइनस 15, यानी कि आपका ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। 4x बराबर 6, तो x का मान हो जाएगा 3/2। तो यानी ऐसे बोल सकते हो आप, x अनुपात 1 जो आपका है वो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं 3/2 अनुपात 1, क्योंकि x का मान 3/2 है। तो इस अनुपात में सरल अनुपात बनाने के लिए इसको पूरे अनुपात को 2 से गुणा कर दो। तो 3/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि समान संख्या से दोनों को गुणा करना। ये आपका अंतिम अनुपात आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। तो इस सवाल में बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो सवाल है ये मिश्र समानुपात का है, ठीक है। मैंने आपको इसमें बहुत सारी परिभाषाएं लिखाई थी समानुपात वाली, तो उनमें से एक समानुपात का प्रकार बताया था जिसको मिश्र समानुपात कहते हैं, जहां 2 से ज्यादा अनुपातों की तुलना एक साथ करनी पड़ती है, यानी कि 3 या 3 से अधिक जो अनुपात होते हैं वो एक साथ आते हैं, तो हम उसको मिश्र समानुपात कहते हैं, ठीक है ना। तो मिश्र समानुपात का सवाल है ये, तो पढ़ लीजिए इसको। 30 आदमी 60 मीटर लंबी रस्सी 3 दिन में बनाते हैं, ठीक है। 15 आदमी 9 दिन में कितने मीटर लंबी रस्सी बनाएंगे। दोबारा देख लो क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, आदमी, ठीक है, रस्सी की लंबाई, ठीक है, लंबाई किसकी लंबाई है ये, रस्सी की जो बना रहे हैं, और तीसरी राशि क्या है, दिन, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, 30 आदमी 60 मीटर लंबी रस्सी, 60 मीटर लंबी रस्सी, ठीक है, यहां पे लिख लीजिए आप, इसको मीटर में दे रहे हैं अपन, और कितने दिन में, 3 दिन में। इसी प्रकार आदमी कितने हैं दूसरी स्थिति में, ये केस 1 था, केस 2 में 15 आदमी, ठीक है, कितने दिन, 9 दिन में कितने मीटर लंबी रस्सी को बनाएंगे। तो मान लेता हूं मैं x मीटर लंबी रस्सी को ये बनाएंगे, क्योंकि जो चीज अज्ञात है उसको x मान के अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे ये समझना पड़ेगा मिश्र समानुपात में कि एक चीज राशि के बढ़ने से दूसरी राशि का क्या हो रहा है, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना है, तुलना हमेशा उस अनुपात से होगी जिसमें अज्ञात शामिल है, ठीक है। यानी कि लंबाई वाला जो अनुपात है इसमें अज्ञात शामिल है, इससे तुलना होगी एक एक करके। इस पहले तो आदमियों की तुलना जो है, आदमियों की संख्या की तुलना इससे होगी, फिर दिनों की तुलना भी इससे होगी, ठीक है। दोनों अनुपातों की तुलना इससे की जाएगी क्योंकि इसमें अज्ञात आ रहा है। तो आप बताइए, आदमी यदि ज्यादा होते हैं तो रस्सी की लंबाई
ज्यादा बनाई जा सकती है, यानी कि कौन सा संबंध है इनमें, सीधा संबंध है ना, इसको क्या बोलेंगे, समानुपात है, सीधा सीधा अनुपात है। इसी प्रकार यदि रस्सी की लंबाई, ऐसे बोल सकते हो आप, दिन ज्यादा बढ़ेंगे तो रस्सी की लंबाई ज्यादा बन पाएगी, या बोलेंगे अपन रस्सी की लंबाई ज्यादा बनानी है तो हमको दिन बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहां पर भी सीधा अनुपात है, ठीक है। सीधा अनुपात किसे कहते हैं, जहां एक अनुपात के बढ़ने से दूसरा अनुपात भी बढ़ता हो या एक के घटने से दूसरा भी घटता हो, ठीक है। तो यहां दोनों ही जगह सीधे सीधे अनुपात है। अब इसको लिखने का तरीका देख लीजिए आप, ठीक है। जो अज्ञात राशि है, आप पहले समानुपात का चिन्ह बनाइए। अज्ञात राशि को हम एक तरफ ले लेते हैं, हमेशा जैसे मान लेते हैं, मैंने आदत बनाई हुई है, राइट हैंड साइड में ले रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपका 60 अनुपात x, ठीक है। सीधा सीधा लिख लेंगे इसको अपन, 60 अनुपात x। अब इस तरफ जितने भी अनुपात पहले से दिए हुए थे, अज्ञात अनुपात राइट हैंड साइड, और जो जितने भी जो दिए हुए अनुपात थे उसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। तो दो अनुपात है यहाँ पे, एक तो 30 और 15। पहला अनुपात ये आ गया, क्योंकि इसका इससे सीधा अनुपात था तो इसको भी सीधा सीधा लिखेंगे 30 और 15। और इसी तरह से इसका इससे भी सीधा अनुपात है तो इसको भी सीधा सीधा लिखेंगे 3 और 9। तो किस तरह से यहाँ पे 3 और 9, क्योंकि यहाँ दो अनुपात थे तो दो लिख दिए, अगर 3 होते तो 3 अनुपात लिखते, जितने होंगे उतने अनुपात एक के नीचे एक आएंगे, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर इस अनुपात का इससे उल्टा संबंध होता तो यहां पर अपन 9 अनुपात 3, यानी इसको पलट के लिखते, ठीक है। तो यानी कि जो अज्ञात अनुपात है वो हमेशा सीधा आएगा, और जितने भी ज्ञात अनुपात हैं वो यदि सीधा संबंध रखते हैं तो सीधे आएंगे, यदि उल्टा संबंध रखते हैं तो पलट कर आएंगे, ठीक है, उल्टे होते हैं। तो यहां पे नियम वही है, पहले वाला नियम क्या बताया था मैंने, अंदर की राशियों का गुणनफल बराबर बाहर की राशियों का गुणनफल। तो अंदर की राशियां ये है, इनका गुणा कर लो, बराबर बाहर की राशियों का गुणनफल। मैं लिख रहा हूं इसको यहाँ पे, अंदर की राशियों का गुणनफल। तो अंदर की राशियों का गुणनफल कितना हो गया, 15 गुणा 9 गुणा 60 बराबर बाहर की राशियों का गुणनफल 30 गुणा 3 गुणा x, 30 गुणा 3 गुणा x। हल करेंगे तो ये आपको x का मान आ जाएगा 15 गुणा 9 गुणा 60 बटा 30 गुणा 3, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 30 से 60 दो बार, 3 से ये 3 बार, ठीक है। तो 15 तिया 45, 45 दूनी 90, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा 90। 90 क्या चीज है, 90 मीटर लंबी रस्सी बनाई जा सकती है, ठीक है। 90 मीटर लंबी रस्सी बनाई जा सकती है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका ये आपका कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अब मैं आपको इस चीज को फिर से बोल रहा हूं एक बार, कि जो जो भी सवाल आपको ये दिए जा रहे हैं, ये सेलेक्टेड, चिन्हित और पहले से निकाले हुए बच्चों की, जो स्टूडेंट्स की जो जनरल प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर आधारित सवाल मैं आपको सेलेक्ट करके दे रहा हूं। तो आपको जितने भी सवाल इन वीडियोस में मिल रहे हैं, ये अच्छे से समझ लीजिए कि ये सभी प्रश्न बहुत ज्यादा संभावित और एक कंसेप्ट पर आधारित है। तो जितने भी वीडियोस के प्रश्न हैं उनको आप अच्छे से बारीकी से समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप, और इनके ऊपर जितने भी सवाल आप करोगे वो आपके आशा करता हूं कि हो जाएंगे सारे, ठीक है ना। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।